आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले सेशंस में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग सिस्टम्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने बाइनरी सिस्टम, 3 डिजिट सिस्टम, उसके अलावा डेसिमल सिस्टम जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो वो सब हमने डिस्कस करा था। ये भी हमने डिस्कस करा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो कन्वर्जन कैसे करना है। खासकर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से। जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसी में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आज अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली स्कूल टाइम में हमने ये डिस्कस नहीं करे होते। नंबर सिस्टम का बस यूसेज क्या है, नंबर सिस्टम में हम बस अपने डेसिमल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इंटर रिलेशन देख रहे हैं, पैटर्न्स देख रहे हैं स्क्वायर्स में, क्यूब्स में, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन में, रिमाइंडर्स में, कोशेंट में, इन सब में एक नंबर गेम होता है, तो एक पैटर्न होता है, वो हम स्टडी करेंगे इसमें। एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स, वो सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो हमारा डेसिमल सिस्टम है, नंबर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें नंबर्स को तो एक तरफ होते हैं रियल नंबर और एक तरफ होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। देखिए आपको प्रैक्टिकली समझना है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए रियल नंबर वो नंबर हैं जो नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर लाइन में एग्जिस्ट मतलब माइनस इनफाइनिट से प्लस इनफाइनिट के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक नंबर है x का स्क्वायर करके मेरे पास आया 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे कि सर 2 है और -2 है, x की 2 वैल्यूज हैं। तो x यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू √2, तो ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ x स्क्वायर इक्वल टू -4, अब देखिए हमें ये पता है किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये जो अगर हम सोचें तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, आता तो पॉजिटिव ही है। तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि कई बार कैलकुलेशन करते हुए x या y जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है स्क्वायर करने के बाद। तो इस केस में क्योंकि ये इम्पॉसिबल है तो यहाँ पर x क्या आएगा, √-4, और इस केस में x को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है वो, है ना। तो इसलिए हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने वाला है वो सॉल्व नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर्स के अलावा सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसको खासकर जब भी हमारा √-1 आता है तो जिनके पास 11th-12th में मैथ्स रही होगी उनको पता होगा, इसे आइटा हम बोलते थे, आइटा। और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये तो i तो इमेजिनरी नंबर है, 3i का मतलब है 3√-1, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास -4 आया तो इसको क्या लिखूंगा, -1 × 4, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2√-1, इसको लिखूंगा 2 आइटा। आइटा यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर मेरे पास आता है -5 तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 × -1, तो 5 ऐसे हो जाएगा और ये हो गया -1 ऐसे, तो ये हो जाएगा √5 आइटा, ठीक है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ नहीं सकता। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 3 + 4 आइटा, तो ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। तो रियल इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करा। अब आते हैं रियल नंबर को डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है। रियल नंबर जो भी होंगे वो नंबर लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। इमेजिनरी नंबर लाइन में लाई नहीं करते, क्योंकि अगर √-1 है तो इसकी वैल्यू तो निकलती नहीं है,
तो ये तो सॉल्व ही नहीं होता, तो नंबर लाइन में लाई ही नहीं करेगा वो। तो रियल नंबर को अगर डिस्कस करें तो कैटेगराइज करें, डिफरेंट तरीके से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। इवन नंबर, ऑड नंबर एक क्लासिफिकेशन होता है, इवन एंड ऑड। ये तो सभी को पता है। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोले प्राइम नंबर, ठीक है, उसके अलावा इवन ऑड के अलावा हम बोले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं 1 को छोड़कर, वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? तो जब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं 1 को प्राइम नंबर गिन लेते हैं। 1 लेकिन प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है। फिर उसके बाद 11 है, 9 नहीं है। 9 मतलब वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, केवल अपने आप से, और किसी से डिवाइड ही नहीं होते 1 को छोड़कर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स होते हैं अदर देन प्राइम। प्राइम कंपोजिट का मतलब जो नंबर अलग अलग नंबर से मिलके बन रहा है, मतलब जो अपने नंबर के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं। जैसे 4 है, ये 4 से तो डिवाइड होता है, ये 2 से भी होता है। ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 8 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, तो कंपोजिट नंबर है। 10 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन 11 अगर बोले तो केवल 11 से होता है, दूसरा और कोई नहीं है। 1 को अलग रखें हम तो। ठीक है। 1 वैसे तो 11 या 1 2 से होता है, तो 1 को छोड़कर 11 कोई भी नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होता है तो वो प्राइम है, और अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड होता है 1 को छोड़कर, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अदर देन प्राइम एंड 1, कंपोजिट नंबर हो गए अदर देन प्राइम एंड 1। ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन 2, उसके बाद जितने प्राइम नंबर होंगे सारे ऑड। बीच के कुछ ऑड नंबर प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने अलावा किसी और से भी कैंसिल आउट होते होंगे। ठीक है। एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हम बोलते हैं होल नंबर में, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, मतलब डेसिमल में नहीं होने चाहिए। ठीक है। डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो हमारे इंटीजर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। अलग अलग क्लासिफिकेशन है। नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरली हम काउंटिंग जब फिंगर्स में गिनते हैं तो 1, ये नेचर है इनका। हम काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते कि 0 1, ऐसा नहीं करेंगे ना, 0 1। तो ये हमारा नेचर है कि हम जब हमने काउंटिंग सीखी थी तो 1 से ही स्टार्ट करा, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसलिए नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं, वही सारे नेचुरल नंबर। ठीक है। 3 4 वही सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, बस 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे तो वो सारे होल नंबर की कैटेगरी होगी। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, हमने डिवाइड करा। इवन नंबर, ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से नहीं होते वो ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर अदर देन प्राइम एंड 1, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इनके अलावा क्लासिफिकेशन करने का तरीका और भी होता है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल इर्रेशनल नंबर हम रियल नंबर को ही डिवाइड कर लेते हैं, तो वो वाला क्लासिफिकेशन अलग है, इसको रफ कर देते हैं, फिर उस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो रियल नंबर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अभी तक जो क्लासिफिकेशन करा वो डिफरेंट तरीका था, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अब ये डिफरेंट तरीका है क्लासीफाई करने का नंबर्स को। जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अब
रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में फर्क क्या है? रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। वेयर पी क्यू होल नंबर, पी क्यू इक्वल टू होल नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर, नीचे जीरो हो जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो पी आर क्यू होल नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो हमारे पास रियल नंबर में, जिसे होल नंबर अपॉन होल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ हमारे पास है 3.2, तो ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं 32/10, है ना। या अगर मेरे पास पहले से फ्रैक्शन ही दिया हुआ तो ये तो होल नंबर अपॉन होल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर मेरे पास ये दिया हुआ है 5, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो इसको लिख सकते हैं 5/1, तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। या मेरे पास अगर जीरो दिया हुआ, जीरो क्या रैशनल नंबर होगा? 0/1, ये भी रैशनल नंबर है। होल नंबर अपॉन होल नंबर की फॉर्म में जैसे लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर है, बस अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ अपॉन में जीरो नहीं है, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। उसके अलावा रैशनल नंबर को अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या 3 बार, बार का मतलब आप समझते होंगे, बार का मतलब है 3 रिपीटिंग है, 0.3333 इनफाइनाइट तक, तो क्या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है? क्या इसे होल नंबर अपॉन होल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं लिखा जा सकता, कुछ को समझ में आ रहा होगा कि नहीं सर लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 1/3, क्योंकि 1/3 डिवाइड करेंगे तो यही आता है। आप चाहे तो डिवाइड करके देखो, 1/3 को डिवाइड करके यही आता है, तो 1/3 रैशनल नंबर होता है, ठीक है। या 0.4 बार, इसको क्या होल नंबर अपॉन होल नंबर लिखा जा सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। 4 बार मतलब 4 इनफाइनाइट तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या होगा सर, ठीक है। तो ये इसे 4/9, आप 4/9 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा 0.4444, पूरा हम न्यूमरेटर में रखें, मतलब ऐसा कुछ करें 4 और 9 पूरा डिवाइड करें, पॉइंट लगाते हैं 4 आ जाता है, 9 4 जा 36, 4 रह गया, फिर 0 आता है, 9 4 जा 36, फिर 4 आ गया, फिर 9, फिर 0 लगाते हैं, 9 4 जा 36, ये चलता रहेगा, ठीक है, 4/9। अब लेकिन ये मैंने कैसे लिखा 4/9? या अगर मेरे पास ऐसा होता 0.21 बार, 0.21 बार मतलब 0.212121 है, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो अब इसको जो है क्या होल नंबर अपॉन होल नंबर लिख सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 21/99। बहुत सिंपल है। देखिए मैंने क्या करा, जितने नंबर के हम एज इट इज, जैसे 0.21 बार है तो 21 एज इट इज लिखा, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 में, बस सिंपल। जैसे यहाँ पर था 0.3 बार था तो क्या लिखा, 3 को एज इट इज, 1 के ऊपर बार है तो 9 लिखा 1/3। ये 4 था, 4 एज इट इज, 1 के ऊपर बार है तो 9, ठीक है। और ये 21 को एज इट इज लिखा, 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और 3 से कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल भी करना। 7/33 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स सारे रेशनल नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल्स सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इररेशनल नहीं होते, सारे रेशनल नंबर होते हैं। और भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये 99 आया क्यों, इसका बेसिक समझ लेते हैं। स्कूल टाइम में हम कैसे करते थे इसे सॉल्व? स्कूल टाइम में हम इसे x एज्यूम करते थे 2 1 2 1 इनफाइनाइट तक। फिर हमें स्कूल में टीचर ने ये समझाया था कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी 10 की पावर की मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बार है तो 100 की मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर बार होगा तो 1000 की मल्टीप्लाई करो, या 2 के ऊपर बार है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे x में। तो ये कितना हो जाएगा 21.212121, यो गया माइनस, और ये कैंसिल आउट करें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, जो कि 99x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू कितना हुआ 21/99, 21/99। तो बेसिकली आपको समझना है कि ये क्या है यहाँ पर। तो 21 हमारा कहाँ से आया, जितने के ऊपर बार है तो वही वाला 21 आगे आ गया, और 99 क्यों आया, क्योंकि 2 के ऊपर बार था तो माइनस करके इसलिए 99 आया। तो अगर आप क्लाइमेक्स को समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जितने नंबर के ऊपर बार हैं तो वो नंबर एज इट इज लिखने, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 में लिख देना, ठीक है। अगर मेरे पास आता है 0.211,
0.213, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 213 अपॉन इतना। अगर मेरे पास देखिए इसको समझ भी लेते हैं, और अगर मेरे पास आया 4.7 बार तो इसका मतलब है 4 होल 7/9, 7 एज इट इज लिखूंगा, तो ये ऐसा है ना 0.7 बार है तो 7 एज इट इज इतना। और अगर मेरे पास होता 4.71 बार तो 4 होल 71/99, इसको ऐसा लिखूंगा, 2 के ऊपर बार है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा और भी समझ लेते हैं। अगर मेरे पास आया 0.213, मतलब मेरा 313 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करें, मतलब ये ऐसा हो गया ना 0.213 13 13, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसके आगे वाले रिपीट हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका है 213 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और 213 जिसके ऊपर बार नहीं है वो 2 माइनस कर देंगे, और क्योंकि रिपीट कितने हो रहे हैं 2, तो 2 9 तो आएंगे ही, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वजह से 0 आ जाए, तो ये बेसिकली होगा 211/990, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इसको समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा करा। स्कूल टाइम में हम कैसे करते थे इसे सॉल्व, एक्स एज्यूम करते थे 0.213 इनफाइनाइट, 100 की मल्टीप्लाई करें 100x, तो क्योंकि 100 की क्यों मल्टीप्लाई करें, 2 के ऊपर बार है। अगर 3 के ऊपर बार होता तो 1000 की करते मल्टीप्लाई, तो 21 हो गया। अब फिर कितना हो गया 3 1 3 1 3 1 3 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट, और माइनस करा तो कितना हो गया 99x, और ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 21.1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 21.1/99, तो ये हो गया 211/990, डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो आप देखिए 211 आया कहाँ से, वो जितने के ऊपर बाहर था ना 213, उसमें से 2 माइनस, 213 में से 2 कम हुआ ना। अगर नंबर्स देखें 213 में से 2 कम, तो 213 में से 2 क्यों कम हुआ, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 2 9 तो आनी है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वजह से 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप डायरेक्ट क्लाइमेक्स को समझेंगे, क्योंकि इतने लंबे मेथड से तो एग्जाम में करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। तो आपको किस तरीके से करना है, आपको जैसा मैंने बताया वैसे करना है, शॉर्टकट से। एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझना है, लिख लिख के भी चाहे तो कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। मतलब मेरे पास 0.125 ऐसा कुछ आया बार, तो सिंपल है, इसको मैं लिखूंगा 425 - 4 अपॉन 990। 425 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है 0, तो ये हो गया 421/990, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो हमें एक बात समझ में आई, रिकरिंग डेसिमल्स सारे रेशनल नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी रेशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट तक चल रहे होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ, 0.3247893 जो टर्मिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहे। अगर ये टर्मिनेट होंगे डेसिमल हटा के, फिर ये होल नंबर अपॉन होल नंबर तो हो ही जाएगा, तो वो रेशनल नंबर होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जब हम डिस्कस कर चुके हैं रेशनल नंबर ये हैं, तो इर्रेशनल नंबर होंगे जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, होल नंबर अपॉन होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल्स को ये भी ध्यान रखना है, रिकरिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, ये लैंग्वेज यूज होगी तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर कौन सा होगा जिसे इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो कौन से नंबर है आप खुद से सोचिए, ठीक है। फिर देखिए वीडियो को पॉज करके कौन से नंबर है जिसे होल नंबर अपॉन होल नंबर नहीं लिखा जा सकता। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर होते हैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 4 या 5th रूट ऑफ 7, इन्हें होल नंबर अपॉन होल नंबर नहीं लिखा जा सकता। तो ये हो गए इर्रेशनल नंबर सारे के सारे, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल भी, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो मतलब 4 3 2 इनफाइनाइट तक लगातार चल रहा है, और रिपीट भी कोई रिकरिंग भी ना हो, क्योंकि रिकरिंग हो जाएंगे तो वो रेशनल हो जाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट तक लगातार चल रहा है, और रिपीट कुछ ना हो। रिपीट होंगे तो वो रिकरिंग हो जाएंगे, रिकरिंग तो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा है, क्वांट में एक नंबर दिया होगा और ऑप्शन में से बताना होगा कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, या बोलेंगे कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं। जिसको ये डिफरेंस पता होगा वो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है बस। अब अगर बात करें पाई की, तो पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये भी पाई के बारे में भी एग्जाम में आया हुआ है कि पाई किस तरीके का नंबर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन से सेलेक्ट करने के लिए आया। तो पाई ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 है, इसलिए वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग रहती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और 22/7 की वैल्यू भी 3.14 समथिंग रहती है, लेकिन बीच में कुछ चेंज हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट है बीच में। 22/7 की वैल्यू 22/7 को डिवाइड करके वही आता है जो पाई के कुछ टर्म्स को आता है डिवाइड करके। तो होता क्या है, जब हम पाई को 22/7 लेते हैं तो 22/7 वो अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो पाई इरेशनल नंबर में आता है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 22/7 नहीं होती, लेकिन हम अप्रॉक्स 22/7 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती एग्जैक्ट। वो 22/7 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्स होता है। 22/7 को भी डिवाइड करके कुछ टर्म्स और डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक वही आता है जो पाई की वैल्यू में डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक आता है, तो वो सिमिलर आते हैं 4-5 टर्म्स तक, तो इसलिए वो हम अप्रॉक्स इक्वल ले लेते हैं। तो पाई इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।